से हैं बिल्कुल ही शानदार होने चाहिए। तैयारी बिल्कुल एकदम चरम पर करिए। देख लिया आप स्टेनो में कैसा पेपर आया है, और मैं आपको जो भी पहले कराया हूँ एकदम समझ लीजिए कि लेवल पर कराया हूँ। मैं पहले वीडियो भी जारी किया था कि देखिए फला फला टॉपिक से प्रश्न आएगा। आज मैंने स्टेनो वाले पर भी बना दिया, जा करके देख लीजिए क्या उन सब टॉपिक से प्रश्न नहीं आए हैं। आप यकीन मानिए, भरोसा किए हैं अगर मुझ पर, तो बिल्कुल आपकी नैया पार होगी, है ना। एकदम सटीक मैं पूरी तरह से बता रहा हूं, समर्पित हो चुका हूं इस बार आप लोगों के लिए, बिहार दरोगा के लिए। जैसे मैं पिछली बार 21,391 बिहार पुलिस वालों के लिए समर्पित था, हर चीज उनको उपलब्ध कराया बिल्कुल निःशुल्क, है ना, कोई भी चार्ज नहीं। उसी प्रकार से इस बार आप लोगों के लिए एकदम समर्पित कर दिए हैं। हर उस पॉइंट को मैं एकदम खंगाल रहा हूं जहां से प्रश्न पूछ रहा है ये, हर उस टॉपिक को मैं ला रहा हूं। आप लोग बस वक्त दीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, करंट अफेयर जो हफ्ता में 2 दिन आता था, इस हफ्ते में नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। थोड़ी सी हमारी ड्यूटी है ना, ज़्यादा हो गई है इस समय, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। महाशिवरात्रि समाप्त होने के बाद शायद फिर सही हो जाएगा, तो फिर आपको पेंडिंग जो है वो मैं आपको दे दूंगा। 2 देता हूं हफ्ता में, इस बार 4 दे दूंगा, हो जाएगा आपका मैनेज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग सेट संख्या 26 देख रहे हैं। प्रश्न का लेवल एकदम माइंड ब्लोइंग है। सेट को अब 50 प्रश्न देखेंगे। आज का थोड़ा सा कट ऑफ है, पहले मैं कट ऑफ आपको बता दूं, क्योंकि आज थोड़ा सा ना प्रश्न थोड़ा सा टाइट किया हूं मैं रोज की अपेक्षा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रश्न बिहार दरोगा में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से लेवल अप कर रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइट करना अनिवार्य है। तो आज का जो कट ऑफ है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूं। आज का जो कट ऑफ है वह अगर आपका 34 35 कर ले रहे हैं आसानी से, है ना, तो ये मान के चलिए कि आप ठीक हैं। ठीक मानिएगा, ये मत सर्वश्रेष्ठ ना मानिएगा। इससे प्लस आप हो तो ये मानिए कि आपका सब कुछ सही है। अब इससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू किया जाता है बिना वक्त को गवाए हम। पहला प्रश्न, पहला ही प्रश्न थोड़ा सा जटिल होगा आपके लिए। कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका द्रव, ये प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो कोशिका द्रव के जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको साइटोकाइनेसिस, जी हाँ, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा, हूबहू एग्जाम में आ जाएगा ये प्रश्न। कोशिका द्रव के विभाजन, कोशिका नहीं, कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया जो है क्या कहा जाता है? तो साइटोकाइनेसिस, याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और लाजवाब है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलती मारने वाले हैं। जो नहीं पढ़ा होगा वो तो गलती मारेगा ही, जो पढ़ा होगा उसका सही हो जाएगा। WBCS, है ना, WBCS जो होता है, जैसे RBC और WBC होता है ना, तो उसी कह रहा है कि WBCS में मौजूद सूक्ष्म कण की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब WBCS में ये जो मौजूद हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा? वैसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स? 4 ऑप्शन है ना। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो सर्वाधिक अगर पूछे इन चारों में तो सर्वाधिक होगा न्यूट्रोफिल्स। जी हाँ, सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स। इसकी लगभग 65% के आसपास इसकी जो होती है इसके कण की मात्रा होती है, लगभग 65% की, सब मिला करके। और दूसरे नंबर पर मोनोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट, जो आप लोग को लग रहा था कि लिम्फोसाइट आंसर होगा, बट लिम्फोसाइट तीसरे नंबर पर होता है ना। लिम्फोसाइट भी कम होता है। बेसोफिल तो बहुत कम होता है, 0.5% ऐसे होता है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक है इनमें, ये आपको ध्यान देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। WBCS में सबसे ज्यादा अगर बात की तो न्यूट्रोफिल ही होगा आंसर, रट लीजिएगा इसको। चले आगे, चलिए। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं? समझ रहे हैं ना, प्रेम मतलब कि थोड़ा सा, अब आप तो नए लड़के हैं, आप लोग तो समझेंगे ही, क्यों नहीं समझेंगे। तो प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है इनमें से किसको? कैरोटीन को, मेलाटोनिन को, इंसुलिन को या ऑक्सीटोसिन को? तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, प्रेम वाला हार्मोन या आलिंगन हार्मोन भी कहा जाता है।
अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, आसानी से आप याद भी कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पादप कोशिका का, अच्छा आप लोग को लगता होगा कि एक आध प्रश्न ऐसे, जब प्रजनन तंत्र आप पढ़ेंगे ना, तो प्रजनन तंत्र में जो हार्मोन्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे, और एक बीपीएससी तक ऐसे प्रश्न पूछता है, तो बिहार दरोगा में निश्चित ही पूछा जा सकता है। तो इसको पढ़ने के व्यू से एकदम आसानी से याद कर लीजिएगा, जीवन भर याद रहेगा आपको। चलिए, पादप का बाहरी आवरण बना होता है। देखिए प्रश्न कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अब आप लोग कहते हैं कि आप अपनी ही तारीफ कर लेते हैं, तारीफ मैं नहीं करता हूं अपनी, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ सकता है। जब मैं सोच सकता हूं तो जो क्वेश्चन सेट करता है वो तो मतलब उसका तो काम ही है सोचना, क्वेश्चन सोचना कैसे आपको फंसाया जाए। तो इस प्रश्न में देखिए क्या पूछ क्या रहा है, सीधा प्रश्न ये है कि पादप कोशिका की भित्ति है ना, या पादपों में कोशिका भित्ति, ये पूछ रहा है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कोशिका भित्ति, हमने क्या लिखा है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण। बाहरी आवरण मतलब कि ये पादप कोशिका है ना। अब इसका बाहरी आवरण तो यही तो भित्ति होती है, बाहरी आवरण ही तो कोशिका भित्ति है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अब आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे सर ये तो सेल्यूलोज होगा, है ना, पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, तो यही प्रश्न था। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ लिए तो आंसर तो फट से कर देंगे। चलिए पांचवा प्रश्न बहुत ही शानदार। देखिए अभी तक जो प्रश्न आए हैं, जो सामान्यतः जो मतलब तैयारी करते हैं आप लोग, तो लगभग तो प्रश्न आपके बाउंस किया होगा, एक आध दो किए होंगे। थोड़ा सा जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको सही से समझ में आया होगा, है ना। और एग्जाम में आपको प्रश्न आपको ये सब देखने को मिलते हैं, ये भी आपको पता है। एग्जाम से निकलते हैं तो कहते हैं बहुत टफ प्रश्न है। चलिए, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण, गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र है, इसका सबसे बाहरी वाला जो आवरण है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, मैट्रिक्स, पेलिकल और क्रोमेटिड्स और सैटेलाइट। चार ऑप्शन है, देखिए चारों ऑप्शन में वो कर देता हूं छोटा, हाँ, मैट्रिक्स, पेलिकल, क्रोमेटिड्स और सैटेलाइट, है ना। तो बाहरी जो आवरण है, सबसे बाहरी आवरण है उसको पेलिकल कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, पेलिकल कहते हैं, पेलिकल, याद कर लीजिए, बाहरी आवरण, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है, याद रखना है आपको। चलिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक इनमें से कौन है। तो न्यूटन मीटर, आप जान ही रहे हैं कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, याद कर लीजिए, सामान्य है लेकिन सामान्य प्रश्न ही गलत करते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। एक व्यक्ति क्लासरूम में पीछे बैठकर श्याम पट पर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ पाता है, उसे जरूरत है। जैसे आप सबसे पीछे बैठे हैं, क्लास में सबसे पीछे बैठे हैं, और यहाँ जो ब्लैक बोर्ड लगा है, हालांकि अब तो डिजिटल बोर्ड कम आ गया है, लेकिन क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड के ही माध्यम से सेट किया हूं, श्याम पट उसी को बोला जाता है ना। सबसे आप पीछे बैठे हैं, तो सबसे पीछे बैठे हैं और आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कि आपको क्या है, आपको नजदीक की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है ना, क्योंकि आप तो दूर हो गए। अब आपको दूर की वस्तु जो है वह नहीं दिखती है, तो दूर की वस्तु अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप कौन सा लेंस लगाएंगे, है कि नहीं। नजदीक आपको दिख जाएगा, नजदीक आपको दिखने का मतलब कि आप किताब पढ़ लेंगे, वो नजदीक हुआ। अब पीछे बैठे हैं, क्लासरूम में सबसे पीछे बैठे हैं, तो दूर हो गए ना, यानी कि दूर की वस्तु आपको नहीं दिख रही है। तो दूर की नहीं दिख रही है यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखता है, दूर की नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप अवतल लेंस लगाते हैं। दूर की वस्तु देखने के लिए आप अवतल लेंस लगाते हैं, है ना। निकट की वस्तु देखना होता तो उत्तल लेंस। तो निकट तो आपको दिख ही जाता है, आप अपना किताब तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आप बोर्ड को नहीं पढ़ रहे थे, जो मास्टर साहब लिखे हैं उसको आप नहीं पढ़ रहे थे। तो आपको दूर की वस्तु देखना है, तो दूर की वस्तु के लिए आप अवतल लेंस, जी हाँ, अवतल लेंस आप लगाएंगे। देखिए यहां पर समझिएगा, अवतल लेंस किस प्रकार का होता है, ये जो होता है जिसका दोनों तरफ वो धंसा हो, है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। जी हाँ, कॉनकेव मिरर कहते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस, मिरर नहीं, मिरर मतलब दर्पण हो जाएगा, लेंस, इसको कॉनकेव लेंस कह देंगे आप, है ना, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस अगर आप लगाते हैं तो आप क्लास में पीछे बैठ के भी अच्छे से देख लेंगे। ओके, चलें आगे। चलिए,
तो यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। देखिए मैं फिर एक बार बता दूं, पीछे बैठे हैं आपको दिख नहीं रहा, यानी कि आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। दूर की वस्तु कब नहीं दिखती है? जब आपको निकट दृष्टि दोष रहेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु देख लेते हैं आप, दूर की वस्तु नहीं देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष है, इसको आप मायोपिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, अधातु धातु नहीं, है ना। देखिए ये स्टेनो में पूछा है, लेकिन उसमें धातु पूछा है, और उसमें पारा का जो था वो संकेत दे दिया था, रासायनिक जो सूत्र है वो दे दिया था। तो ये भी ध्यान देना है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वह ब्रोमीन है। क्या है? नाम याद रखिएगा, ब्रोमीन है। चले आगे, चलिए 9वां सवाल। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अक्सर आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में कि लोग क्या करते हैं कि घर में अलाव जला करके और गेट बंद करके और सो जाते हैं, और वो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, है ना, मृत्यु हो जाती है उनकी। ऐसा अगर कोई करता है तो उनको मना करिए, क्योंकि रूम में ना ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम जाता है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस वजह से दम घुट जाता है और वो धीरे धीरे मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है ना। तो 9वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। चलिए, दहन है, तो दहन क्या है भैया? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल इजी है, दहन रासायनिक अभिक्रिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 11 नंबर, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। आप देखते हैं कि गर्मी का दिन है, पसीना निकल रहा है, पंखा चलाइए तो आपको ठंडक लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊर्जा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं होता है, पसीना वाष्पीकृत होता है, इस वजह से आपको ठंडक लगता है। पंखा ठंडा उंडा हवा नहीं देता है, ठीक ना। पंखा कहाँ से? उसमें थोड़ी लगा है, फ्रिज थोड़ी लगा है पंखे में कि ठंडा हवा फेंकेगा, नहीं। एसी रहता तो ठंडा हवा उसको मान लेते, तो पंखा वाष्पीकृत करता है। चलिए इतिहास के प्रश्न, वादरायण प्रतिपादक थे। देखिए ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूं कि ये प्रश्न बच्चे कंफ्यूज होते हैं उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में। बाकी ये दोनों तो रटे रहते हैं, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, है ना। फंसते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में, और मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि जो गलत रहेगा वही लगेगा कि सही है। तो वादरायण जो है वो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, उत्तर मीमांसा, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। कैसे याद रहेगा? मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं कि आपको याद रख जाए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बुलाते ना है कि ए बाऊ इधर आओ, बस बाऊ याद रखिएगा, वादरायण और उत्तर मीमांसा, बस इतना याद रखिएगा, बाऊ, वादरायण, उत्तर मीमांसा, और कुछ नहीं आपको याद करने की आवश्यकता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस याद रखेंगे अच्छा बाऊ, बस हो गया। चलिए, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में दिए गए प्रतीक का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ये प्रतीक है एक करवट सोना। महात्मा बुद्ध के किस चरम का प्रतीक है, किस पार्ट का प्रतीक है ना? वो माता के गर्भ में गए तब ये माना गया कि एक करवट सोना उसका प्रतीक है, या ज्ञान प्राप्ति हुई उसको एक करवट सोना कहा गया, या जब ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए तब उसको कहा गया कि एक करवट सो गए, या महापरिनिर्वाण इनका हो गया तब कहा गया एक करवट सोना। तो जान लीजिए, महापरिनिर्वाण है ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसी को कहा जाता है एक करवट सोना। ओके, चलिए, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सतकर्णी, सिमुक, तीसरा है पुलवामी चतुर्थ, या चौथा है गुणाढ़, है ना। तो सातवाहन वंश का जो आखिरी शासक है, अंतिम शासक है, वह है पुलवामी चतुर्थ, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है। चलिए 15वां, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट दी? ये प्रश्न जब मैं बताता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने एक लड़का जब शुरुआत तैयारी कर रहा था तो मैंने उससे ये प्रश्न पूछा, तो बता नहीं पाया, लेकिन वो बाद में कह रहा है कि भैया कैसे लोग थे, कल 3000 रुपया के चक्कर में वो छूट दे दिए थे। बताइए, उस समय 3000 रुपया कम नहीं होता था, है ना। 3000 रुपया वार्षिक उस समय मिल रहा था इनको, बस खाली व्यापार करिए, कुछ देना नहीं था।
तो वो लड़का कहा कि कैसे थे ये मुगल 3,000 रुपये के चलते अंग्रेजों को दे दिए, है ना। तो ये मत समझिएगा। तो ये कौन दिया था, तो ये दिया था फर्रुखसियर। तो जब हमने उसको आंसर बताया कि उसका नाम था फर्रुखसियर, तो कह रहा हाँ सियार था इसीलिए दे दिया था। तो ये आपको याद रखना है अब कि 3,000 रुपये के बदले दिया था उसको फर्रुखसियर। चलो व्यापार करो, है ना। तो अच्छा प्रश्न था, मुझे याद आ जाता है उस बच्चे की ये कहानी। चलिए, शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी ने अंतिम अभियान जिंजी का किला, है ना, जिंजी का किला पर इन्होंने अंतिम अभियान किया था आखिरी बार। उसके बाद फिर ये नहीं कर पाए थे कहीं। चलिए, किस युद्ध के विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई? ये प्रश्न मैं पहले भी आपको कराया हूं। देखिए, ये प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं, लगता इजी प्रश्न है लेकिन बच्चे आखिर बहुत गलती कर देते हैं। कोई प्लासी मार देता है, कोई कुछ मार देता है, कोई पानीपत मार देता है ना। जो राइट आंसर है ना वो बक्सर है। प्लासी का युद्ध वास्तविक रूप से नहीं स्थापित हुई थी। प्लासी के युद्ध में आपने देखा था कि षड्यंत्र रचा गया था। सिराजुद्दौला थे और मीर कासिम, मीर जाफर, है ना। तो षड्यंत्र के चक्कर में ये बेचारे पड़ गए थे। षड्यंत्र रच दिया था मीर जाफर ने, और षड्यंत्र रचने की वजह से ही ये इनका सब कुछ समाप्त हुआ था। तो प्लासी का षड्यंत्र का परिणाम था। वास्तविक परिणाम जो था वह लड़ के जीता था बक्सर के 1764 वाला। तो ये भी ध्यान देना है, 22 अक्टूबर 1764 डेट भी आपको याद रखने हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बंगाल के दोहरे शासन का अंत किसने किया था? तो बंगाल के दोहरे शासन वारेन हेस्टिंग्स, जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ये भी ध्यान देना है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न, भारत का सम्राट कौन था? या इसी प्रश्न को घुमा करके पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? अब जो भारत का सम्राट है, दिल्ली उसी की थी उस समय, है ना। तो दिल्ली से किसने किया था? तो अगर दिल्ली से आपसे पूछा जाता है तो आप बता देते हैं बहादुर शाह जफर। ये भी याद रखना है कि भारत का सम्राट यही था, यही था, तभी तो दिल्ली से किया था। ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूं। चलिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ में स्थापित किया गया है? देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न है ना, शानदार प्रश्न है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक का जो है स्थापित, यह चेन्नई में किया गया। कहाँ में? चेन्नई में किया गया, ध्यान देना है। चलिए आगे, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। कैवा सबसे बड़ा बन गया है? पहला मत समझ लीजिएगा, पहला नहीं बना है, तीसरा बना है। भारत से दो और देश हैं जो स्मार्टफोन निर्यात कर रहे हैं, वो दो और हैं, भारत तीसरे पायदान पर है। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, 22वां सवाल, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर, अपने बिहार के राजगीर में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता? देखिए, चूंकि ये बिहार में हुआ है और महिला है, तो मैं आपको हर बार कहता हूं कि महिला से जब संबंधित प्रश्न आए तो वरीयता दीजिएगा। इसका जीता जागता उदाहरण, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो एक इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। स्टोनो में स्टोनो में जो अभी 23 फरवरी को एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है कि हाल ही में कौन, जो ये माधवी पुरी बुच है ना, ये रिटायर करने वाली है, सेबी के है ना, माधवी पुरी बुच। तो ये महिला हैं, इस वजह से सेबी का, देखिए सेबी है और रिटायर करने वाली है और महिला है, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, रिटायर भी करने वाली हैं, तो पहली महिला है। इस वजह से देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं कि जब महिला का नाम आए और अगर पहली महिला रहे, वो तो रट लीजिए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हुई है ना, और ये अभी रिटायर करने वाली हैं। ये प्रश्न पूछ दिया है स्टेनो एएसआई में। तो मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, देखिए भले ही हमारे पास सब्सक्राइबर अभी नहीं है, लेकिन जो अनुभव मैं आपको दूंगा, अब आप कहेंगे कि फिर अपना तारीफ करने लगे बीच में। तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अलर्ट करता हूं कि जो मैं बोलता हूं ना, उस पर फोकस करिए। अभी आप उदाहरण स्वरूप देख लिए होंगे, स्टेनो का पेपर देखिए, उसमें ये प्रश्न आया है, और मैं फिर यहां भी इस बात को कह रहा हूं, इस प्रश्न में भी कह रहा हूं कि देखिए, जो राजगीर है बिहार में, तो ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण तो हो ही गया है, तो ये भी प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब इसमें देखिए, महिला हॉकी टीम है, तो ये डबल समझिए कि ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये प्रश्न तो मैक्सिमम संभावना है कि आना ही आना है, मैक्सिमम संभावना है। तो किस देश को हरा करके जीता है? जीता तो भारत ही है, और ये हराया है
ये चीन को हराया है। चीन को हराया है लगातार तीसरी बार, ये लगातार नहीं, ये तीसरी बार जीता है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट पहनने वाला, कपड़ा पहनने वाला किसानों के लिए लॉन्च किया है इन्होंने? इसका नाम कह रहा है कि क्या है? किसान कवच, किसान मित्र, योद्धा कवच या योद्धा परिधान। कुछ लोगों को योद्धा परिधान लग रहा होगा, कुछ को कवच, कुछ को किसान मित्र, कुछ को किसान कवच। तो जान लीजिए कि किसान कवच है इसका नाम, कोई परिधान उद्धान नहीं है, वो बस हम अपने मन से दे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान पर केंद्रित एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया है? किसके साथ मिलकर के? आईआईटी मद्रास ने, तो इसरो के साथ मिलकर के। एक चीज मैं और आप लोग को बताया हूं कि महिला का नाम आए तब इंपॉर्टेंट रखिएगा, जब रक्षा का नाम आए, रक्षा अनुसंधान का नाम आए तब इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो इसमें देखिए, अनुसंधान रक्षा संबंधित है, इसरो है ना, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है, या डीआरडीओ का भी नाम है। तो ऐसे प्रश्नों को अडॉप्ट करना सीखिए। जब आप सीख जाएंगे ना कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो आप खुद ही निकाल लेंगे और खुद ही बता देंगे दूसरे को कि भाई ये पढ़ लेना, और अनुभव करके देखिएगा एग्जाम में आपको कैसे लाभ होता है। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां में किया गया है? तो 83वें सड़क भारतीय कांग्रेस का आयोजन जो है, यह आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। तो ध्यान देना है आपको। चलिए, यह भी प्रश्न बढ़िया है। शेष भारत को हराकर 27 साल बाद किसने ईरानी कप 2024 जीता है? ईरानी कप 2024 मुंबई ने जीता है 27 वर्ष बाद। अब देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यह महत्वपूर्ण है? अब इतने समय बाद ये जीता है तो महत्वपूर्ण तो हो ही गया। अच्छा, जरा ये कमेंट करिए, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है ना? बहुत इजी प्रश्न है और कमेंट करिएगा। तो यह मुंबई ने जीता है। आपको अब हमारे साथ अगर आप जुड़ गए हैं, 26 सेट अगर आप देख लिए हैं, तो इतने आप अनुभवी हो जाएंगे कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कौन प्रश्न आ सकते हैं, कौन महत्वपूर्ण है, इतना तो आप छांट लेंगे। अब हाल ही में दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां में किया गया? देखिए, मैं फिर कहता हूं, सेना से संबंधित है, महत्वपूर्ण है ये। तो नई दिल्ली में दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, ये प्रश्न स्टेनो में भी आ गया है और ये क्वेश्चन तो मैं सेट करके रखा ही था, हालांकि बाद में करा रहा हूं आपको। चलिए, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना जो है वह असम में है। कहां में है? असम में है, ध्यान देना है आपको। अच्छा, परेशान ना होइए, जितने भी तेल शोधक कारखाने हैं उस पर एक वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध करा रहा हूं, बिल्कुल उपलब्ध करा रहा हूं। चलिए, महारथ कंपनी एनटीपीसी है ना, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय, एनटीपीसी का मुख्यालय अगर पूछे, एनटीपीसी का मुख्यालय, तो बताएंगे कि नई दिल्ली। अच्छा, ये बताइए कि एनटीपीसी स्थापित कब हुआ है? 1975, 1977, 1978, 1982 या इनमें से कोई नहीं? इतना सारा ऑप्शन मैं आपको दे दिया, कमेंट करिएगा। चलिए आइए, एक बार पूछा था दरोगा में, रूपनगर प्रसिद्ध है किस लिए? तो रूपनगर हमने यहां लिख ही दिया है कि ताप विद्युत केंद्र है। कहां में है? बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा, नोट कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। तो रूपनगर जो है यह आपके ताप विद्युत क्षेत्र है, पंजाब में है, याद रखिएगा, रूपनगर पंजाब में है। 31 नंबर सवाल, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे। पहली बार जनगणना में 14 प्रश्न पूछे गए थे, ये भी ध्यान देना है, और 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए, ये भी ध्यान देना है। चलिए, चिपको आंदोलन को तो आप लोग जानते ही होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा है ना। चिपको आंदोलन संबंधित था किससे? पेड़ व हरियाली को बचाने के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए, जंगली पशुओं को बचाने के लिए। तो जरा सा इसको समझिएगा। चिपको आंदोलन हुआ था अभी वर्तमान के उत्तराखंड में, जो पहले उत्तर प्रदेश था। यहाँ जब वनों को काटा जा रहा था तो वहां की जितने भी महिलाएं थी और जितने भी लोग थे, किसान थे, वो क्या किए थे कि सब लोग एक एक पेड़ में चिपक गए थे,
सारे लोग एक एक पेड़ में चिपक गए थे और कह रहे थे कि इसको मत काटिए, इसको मत काटिए, इसको काटोगे उससे पहले हमको काटना पड़ेगा, है ना। तो ये पेड़ में चिपक करके, अच्छा सोचिए, ये बात अभी भी सोचते हैं तो हम तो सोचते हैं कि कितने, मतलब वो लोग पर्यावरण से प्रेम करते थे, और एक हम लोग हैं, एक पेड़ अगर कोई लगाना कह दे तो पर्वत गिर जाता है कि नहीं। दोस्तों सोचिए, वो एक पेड़, हर एक आदमी वहां का एक एक पेड़ में चिपक गया था, जैसे उसका सदस्य घर का परिवार छीन रहा हो। पेड़ पौधे लगाना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन से आपको एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूं कि जितना हो सके जब भी आपको मौका मिले एक पेड़ आप लगाइए, उसको पानी डालिए, सिंचाई करिए, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपको फल देगा, छाया देगा। आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। प्रति वर्ष अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे लगा पाए, या प्रति महीना अगर लग रहा हो, संभव हो तो जरूर लगाएं, एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो यही था चिपको आंदोलन की थोड़ी सी छोटी कहानी। चलिए 33 नंबर सवाल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दिवस से आता है। अभी जैव विविधता दिवस पूछा गया था, प्रवासी दिवस आप जानते हैं विश्व पक्षी प्रवासी, है ना, 12 मई को मनाया जाता है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? पहला ही बच्चा मार देगा 2880 किलोमीटर। लेकिन यह भारत में पूछा जा रहा है, सिंधु की लंबाई नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, टाइम देना है, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम देना है। 2 घंटा मिलता है आपको दरोगा में 100 प्रश्न के लिए। 100 जीके आप 1 घंटा 1.5 घंटा में इजीली कर लेंगे। थोड़ा सा समय देंगे तब 1.5 घंटा लगेगा, नहीं समय देंगे तो 1 घंटा 20 मिनट में आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 घंटा मिलता है ना, भरपूर समय दीजिएगा। 1114 किलोमीटर भारत में पूछा है। पूरे अगर पूछे पूरी लेंथ तो 2880 किलोमीटर। चलिए 35 नंबर सवाल। जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, है ना, हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। जीबी पंत जो विकास संस्थान स्थित है वह अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, रट लीजिए। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं सेट नंबर 26 आप याद करिएगा, सेट नंबर 26 को नोट कर लीजिए। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक जो है यह ट्विंकल खन्ना, जी हाँ, ट्विंकल खन्ना किस अभिनेता की पत्नी है? जरा कमेंट करिए, आप लोगों को तो पता होगा ही। तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक ट्विंकल खन्ना है, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? पूंजी बाजार का विनियमन जो है वह सेबी करती है, जी हाँ, सेबी। पिछली वीडियो में मैं बताया था कि सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, लिखिएगा, एग्जाम में आता है इसका फुल फॉर्म लिखने को, तो लिखिएगा, तो आप भूलिएगा नहीं, कमेंट में लिखिएगा जितने लोग लिख पाए। चलिए, अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्य परिषद का गठन अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। योजना आयोग है, योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग संवैधानिक नहीं है, एक लाइन अधिकरण भी नहीं है, ऑक्सिलरी अधिकरण नहीं है, एक स्टाफ अधिकरण है, जी हाँ, गैर संवैधानिक है, ये स्टाफ अधिकरण है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 40 नंबर सवाल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? जो सीएजी होता है वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चले आगे 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश हेतु उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है? बहुत शानदार सवाल, लाजवाब प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा मुझसे नहीं जुड़ा होगा, मैक्सिमम बच्चा इस प्रश्न को नहीं जानता होगा, भले तुक्का लगा के सही कर दे लेकिन जानता नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पर आपको वीडियो उपलब्ध कराया है, 2 वीडियो। राज्य के लिए उच्च न्यायालय सब जानता है, केंद्र के लिए सब जानता है, ट्रिक से भी याद किया है। 124 ट्रिक लगा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यही 2 इधर लिख देते हैं, 2 को इधर लिख के और ऐसे लिख देते हैं तो याद कर लेते हैं हाई कोर्ट। लेकिन यहां तो मैं केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया, अब क्या? केंद्र शासित प्रदेश में भी यही ट्रिक काम कर जाएगा, बिल्कुल काम कर जाएगा। 241, ये वाला एक को इधर ले आइएगा, है ना, 241 जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। देखिए, पहले आएगा केंद्र, फिर आएगा राज्य और फिर आएगा केंद्र शासित प्रदेश। सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा, 124, 214, 241, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको याद हो गया। क्वेश्चन नंबर भी 41, अनुच्छेद भी 241, बिल्कुल आसानी से रट गए आप। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है?
भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के तहत, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन आपको होगा 74 और 75 में, तो याद रखिए 75 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद द्वारा एक संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो संविधान में संशोधन होता है, किस प्रकार पारित किया जा सकता है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। दूसरा क्या कह रहा है, देखते हैं कैसे पारित होगा भैया। उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, या कुल सदस्य के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत। तीनों लग रहा होगा ऑप्शन की ये सही है, जब तीसरा पढ़े होंगे तो लग रहा होगा ये सही है, और अब लग रहा होगा कि ये सही है कि नहीं? तो जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है। एग्जाम में यही होता है, इसीलिए तो मैं बिल्कुल एग्जाम टाइप का ऑप्शन भी लाया हूं। यकीन नहीं करेंगे आप, हमारा मैक्सिमम समय जब हम ड्यूटी से आते हैं तो बिहार दरोगा के क्वेश्चन को ही सेट करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही देखने, बिहार के और एग्जाम के क्वेश्चन को ही देखने, उसके लैंग्वेज को समझने में हमारा जाता है, तब जाकर के इतना बेहतरीन मैं क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। चलिए वीडियो के आखिर में मैं बात करूंगा इस पर, है ना, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन कर देती है तो क्या होगा? अब आप जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि धन विधेयक राज्यसभा संशोधन नहीं करती है, लेकिन अगर कर दे, 14 दिन के लिए जाता है ना उसके पास, अगर वो कर दे तो क्या होगा? सामान्यतः तो नहीं करता है, लेकिन सॉरी, कर दे तो क्या होगा? लोकसभा को यह अधिकार है कि वह संशोधन स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। कहेगा कर दो तो कर दो, हम अपना मन से काम करेंगे, ऐसा है क्या? दूसरा, लोकसभा अब विचार नहीं कर सकते उस पर, कर दिया तो भाई उसी को मानना पड़ेगा। तीसरा, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भैया देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, धन विधेयक है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, देख लीजिए, संशोधन करने लायक तो नहीं लग रहा है। चौथा, राष्ट्रपति इसी पर संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, कहेगा कि तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, चलो दोनों आओ, हम बताते हैं क्या करना है। ऐसा होगा क्या? तो जी नहीं, धन विधेयक संशोधन नहीं, है ना, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे, आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास इतनी पावर है कि उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं कि भैया तुमको जो करना है करो, काम हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो धन विधेयक है, हम लोग जनता चुनती है, धन विधेयक का हम लोग अच्छे से उपयोग करेंगे, है ना। तो इस पर स्वीकार या अस्वीकार कर दे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, ये प्रश्न मैं ये तीसरी बार प्रश्न लाया हूं। ये प्रश्न क्यों लाया हूं? क्योंकि बच्चे इस प्रश्न को न जाने क्यों गलत करते हैं। अधिवेशन बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, दोनों को समझिएगा। राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते हैं, ये छोटे मोटे काम नहीं करते हैं वो कि हम बैठ के अध्यक्षता करें, नहीं, बुला दिए, आप देख लो अपना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो जब बुलाने की बात आए तो बताइएगा कि राष्ट्रपति, अध्यक्षता तो कहे राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अध्यक्षता नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है, बुला दिया, अब अपना देख लो, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन यहां बुलाता है पूछ रहा है तो राष्ट्रपति याद रखना है। चलिए, बिहार से भी प्रश्न है, 2 गज जमीन, 2 गज जमीन पुस्तक उपन्यास है, सॉरी, उपन्यास किसकी है? 2 गज जमीन उपन्यास जो है यह किसकी है? तो यह अब्दुल समद, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 गज जमीन, अब्दुल समद। यह भी प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। बौंसी मेला, जी हां, बौंसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में होता है? बौंसी मेला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा, रुकिए। बौंसी मेला जो है ना, भागलपुर में और बांका दोनों जगह होता है। एक पर्वत है मंदार पर्वत, जानते हैं ना, मंदार पर्वत के नीचे मेला लगता है। क्यों लगता है पता है? कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तो इसी मंदार पर्वत से सागर मंथन किया गया था, शेषनाग को लपेट करके, और एक तरफ से दैत्य और एक तरफ से देवता खींचातारी कर रहे थे, यही मंदार पर्वत था। मकर संक्रांति के दिन लगता है यह मेला, भागलपुर और बांका दोनों में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा सही। उम्मीद करता हूं इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, 48,
बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चों को लगेगा भिखारी ठाकुर, कुछ को लगेगा विद्यापति, कुछ तो फणीश्वरनाथ रेणु को भी मारेंगे, लेकिन जो राइट आंसर है ना वो विद्यापति ही है। ध्यान दीजिएगा, विद्यापति मैथिल कोकिल। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। औपचारिक शिक्षा के विस्तार एवं संवर्धन हेतु किस वर्ष बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना हुई थी? किस वर्ष स्थापना हुई थी, है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार शिक्षा परियोजना, आप लोग जानते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते होंगे सरकारी में, तो लिखा रहता है बिहार शिक्षा परियोजना। ये वर्ष 1991 में ये शुरू हुआ था, ध्यान देना। बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया? बीपीएससी की बात कह रहा है जी, बीपीएससी। याद हो जाएगा, ऐसा चीज बताएंगे ना याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1949, 1 मई 1954, 1 मई 1962। कब हुआ था बीपीएससी की स्थापना, जानते हैं? बता दे रहे हैं, 1949 में हुआ था, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है। हम समझिए कि बीपीएससी जो इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं कर रही है, मूर्ख समझ रही है ना सबको। इतने लोग परेशान हैं, जिनका अच्छा गया है वो तो चाह रहे हैं कि ना हो कैंसिल, लेकिन जिनका खराब गया है वो चाह रहे हो कि हो जाए कैंसिल। तो मूर्ख समझ रही है। बस 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस याद कर लीजिएगा, 1949। ये भी जरा कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। 50 प्रश्न थे, क्लास आज का कैसा लगा? मजा आया या नहीं मजा आया? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मैं तो मान रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार में सेट किया था। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त कर दूं। हाँ, एक बात करनी थी आप लोगों से। देखिए, जो बच्चा सीरियस होगा बिहार दरोगा की तैयारी को लेकर के, वो लोग को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप भरोसा करके हमारे साथ जुड़िए। आपको बेहतरीन कंटेंट अगर नहीं दिया तो बताइए। आप एक पेड कोर्स भी खरीद लीजिए, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खराब पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं सबका पढ़ा नहीं हूं, है ना। अब मुझे आवश्यकता नहीं है बाकियों की पढ़ने की, मैं खुद पर भरोसा करता हूं और खुद जो कंटेंट तैयार करता हूं, मुझे किताबों पर भरोसा रहता है और वहीं से छाट छाट के आपको प्रश्न देता हूं। तो अगर जो सीरियस बच्चा होगा वो भरोसा करके देखिए। और भरोसा करने का मतलब क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिए और तुलना कर लीजिए कि क्या सर जो चीज दे रहे हैं वो मतलब सही है कि नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भावी दरोगा बनने वाले हैं, इतने सीरियस आप होने चाहिए कि आप इन चीजों को जज कर सके, है ना। कोई कुछ भी बता के चल जाए और आप मान जाएं, तब आप दरोगा नहीं बन पाएंगे। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई कुछ भी बता के चल जाए कि ये और आपको लगा कि हाँ ये, तो दिक्कत है। आप इतने समझदार हों कि हाँ वो बता रहा वो सही है, आप जज करिए, देखिए प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के, समझिए कि हाँ कैसे प्रश्न ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन को समझना सीख लीजिए कि कैसे प्रश्न जो हैं वह आ सकते हैं एग्जाम में। अब तो बहुत सारे चैनल वाले कॉपी तक कर रहे हैं आपके के सर का, बहुत सारे चैनल वाले कॉपी कर रहे हैं। जो ट्रेंड मैं बताया हूं आपको कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सारे चैनल वाले अब उसको फॉलो करें। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो चलिए फॉलो कर रहे हैं, आप ही लोग को तो फायदा होगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, महिला से संबंधित नाम आए तो आप उसको महत्वपूर्ण समझिएगा, रक्षा से संबंधित नाम आए तो महत्वपूर्ण समझिएगा, कोई चीज बहुत दिनों के बाद हो तो उसको महत्वपूर्ण समझिएगा, कोई पहली बार हो तो उसको महत्वपूर्ण समझना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको धनाढ़ कर दूंगा इन सब चीजों में, परेशान मत रहिए। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।